नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आप व्यालोकवाणी को जिस तरह अपना प्रेम दे रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप में से कई ने हमें मदद देनी भी शुरू कर दी है और इसके लिए भी उन सभी का बहुत बहुत आभार। कई लोगों ने दिया है, सबका नाम एक एक कर बताना संभव नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ये किया है उस सब का आभार। और आप आगे भी इसी तरह हमारा साथ और सहयोग देते रहें, इसी कामना के साथ आज की वार्ता शुरू करते हैं। आज बात करेंगे अपने देश के लोगों की, अपनी आत्महीनता की, अपने स्टॉकहोम सिंड्रोम की और इस बात की कि किस तरह इस देश के विपक्ष ने, इस देश के तथाकथित पत्रकारों ने, जिनको पक्षकार कहना सही रहेगा, उन्होंने और इस देश की तथाकथित बुद्धिजीवी जमात ने किस तरह से पार्टी और व्यक्ति के विरोध को आज ले जाकर देश के विरोध तक पर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे, उसमें नॉर्डिक कंट्रीज भी हैं और वहां पर वही हुआ जो अक्सर ऐसी यात्राओं में होता है। भारत का एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक विदेश यात्रा को विफल करार देने में जुटा हुआ रहता है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी के पास 31 देशों के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स हैं, 31 देशों के, और उसमें से कई सारी कंट्रीज तो मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसके बावजूद सबसे पहले जो आप एक राग सुनेंगे यहाँ के जिहादी मुसलमानों से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में अव्वल तो कोई मुसलमान नहीं है, सारे के सारे कन्वर्टेड 8वें दर्जे के हिंदू हैं जो खुद को अभी भी बाबर और हुमायूं की औलाद समझते हैं, गजनी और गोरी की नाजायज जायज औलादें खुद को समझते हैं और उस पर इतराते भी हैं। तो सबसे पहले तो उनका रहता है कि बाहर वाले, और हमारे प्रधान सेवक कुछ कम है नहीं, इस बार यूएई गए तो पूरी तरह बाहें पसारे हुए ऐसे गए जैसे लोगों को धुरंधर 3 का आगाज दे रहे हैं। तो वो मीम मटेरियल बना और उस पर आरफा हर्राफा जैसी जिहादन, क्लिप कटुआ जैसा जिहादी और ये तमाम लोग एक सवाल करते हैं, बड़ा अच्छा सवाल करते हैं कि बाहर के मुसलमानों से ऐसे गले लगते हैं और अंदर के मुसलमानों से काहे इतनी समस्या है। इस पर भी आएंगे। अव्वल तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या क्यों होनी चाहिए इनफैक्ट, और मोदी को समस्या नहीं है, इस देश के बहुत लोगों को समस्या नहीं है, ये एक बड़ी समस्या कैसे है उस पर भी आएंगे। लेकिन दूसरा, वो जिहादन जो रोते हुए बोल रही थी कि हमारे देश से गैस और तेल आता है, हमारे देश ईरान, उसकी नियत में, उसके दिमाग में और उस हरामखोर शायर के दिमाग में क्या अंतर है जो लिखता है कि हो जाए अगर शाह खुरासां का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं दोस्तों। और वो जिहादन जब कहती है कि ईरान, उसका कहने का मतलब ये रहता है कि ईरान मेरा वो देश है जहां से ये आता है। इस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कश्मीरी जिहादी या फिर बंगाल के जिहादी, ये तमाम लोग जिनकी पितृभूमि और पुण्य भूमि एक नहीं है, और सावरकर हों या अंबेडकर हों, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों की पूरी निष्ठा केवल और केवल अंतर सामुदायिक होती है, वह पूरा भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए, और काफिरों के लिए है केवल तलवार, दुष्टता, लोभ, लालच, प्रलोभन और किसी भी तरह उनको कन्वर्ट करने की कोशिश। खास तौर से अगर काफिर मूर्ति पूजक है तब तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आ जाएगा। अब जरा आते हैं कि इनके जो नाजायज बाप हैं, नाजायज अब्बू हैं,
उनके तेल और गैस की क्या स्थिति है। भाई ऐसा है कि 18वीं सदी तक या बल्कि 19वीं सदी तक तुम्हारे जो ये जायज नाजायज अब्बू हुजूर थे अरब वाले, और इनको तो खाने को नसीब नहीं था। भला हो अमेरिका का जिसने वहां तेल खोद दिया, और अब वहां पर राजशाही के माध्यम से अमेरिका अपनी सल्तनत चलाता है। इसीलिए आपको कई बार विरोधाभास लगता होगा कि अरे यार, ये अमेरिका तालिबान को कहता है कि ये वैश्विक आतंकवाद का जनक है, फिर ये पाकिस्तान को कैसे अपने बगल में बिठाए रखता है, क्योंकि पाकिस्तान तो नर्सरी है वैश्विक आतंकवाद की। फिर उसी तालिबान में गुड तालिबान बैड तालिबान कैसे हो जाता है। इसके पीछे का एक लाइन का शास्त्र केवल यह है कि अमेरिका के जैसा क्षुद्र, अमेरिका के जैसा घटिया, अमेरिका के जैसा मतलबी, अमेरिका के जैसा स्वार्थी राष्ट्र राज्य और कोई नहीं है। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी यानी कुछ भी कर सकता है। तो उसने 57 जो इस्लामिक देश हैं, आप देखिए पूरा मध्य पूर्व, सब में क्या है, कहीं भी प्रजातंत्र नहीं है। और वो जो लोग वहां शासन कर रहे हैं, उनके माध्यम से कौन शासन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। तो अव्वल तो बेटे कन्वर्टेड 8वें दर्जे के हिंदुओं, जिसके पापा ने तलवार के डर से सलवार पहनी थी और अम्मियों बहनों ने उतारी थी, तो तुम लोग एक तो इतराया आगराया मत करो, सब के सब कन्वर्टेड हो और जरा जाके अपने परिवार का इतिहास पूछना। तुम अपनी कुंठा में इतने मरे जा रहे हो भारत के मुसलमानों कि तुमको लगता है कि इसका धर्म कैसे बचा रह गया है, इसको भी करवाओ। इसीलिए तुम यहाँ गाय खाने पर भी सबसे ज्यादा जोर देते हो, जबकि कहीं नहीं ये जोर दिया जाता है। इसलिए नहीं खाना है कि तुम्हें भूख लगी है या तुम्हें भोजन के तौर पर वह खाना है, इसलिए खाना है क्योंकि तुम्हें हिंदुओं को अपमानित करना है। इसलिए तो वो जो तेल आता है ना, वो तुम्हारे अब्बा हुजूर मुफ्त में नहीं देते हैं, पैसा लेते हैं। तो व्यापार है। तेल अगर हम नहीं लेना चाहें तो 10-20 साल में भगवान की दया से वो भी हो जाएगा, नहीं लेंगे तो तुम्हारे अब्बा हुजूरों की वजह से हमारी जिंदगी नहीं चलती है। पहली बात, पैसा देते हैं भिखारियों को, भिखारी पैसा लेते हैं और तब हमें सामान देते हैं। दूसरी बात, जो मुसलमानों को लगातार ये कहा जाता है कि भाई हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारा खून शामिल है, हमें बार बार क्यों यहाँ पर देशभक्ति की दुहाई दी जाती है, मांगी जाती है। इसलिए कि तुम देश का टुकड़ा कर चुके हो और तुम लोग अभी भी वही हो। मुस्लिम लीग भी वहां है, रजाकार भी वहां है। तो तुम लोगों पर संदेह क्या, तुम लोगों पर भरोसा कैसे करेगा आदमी? तुम लोग तो वही हो। तो ये जो मुगालता है, दो मुगालते हैं तुम्हारे। एक मुगालता ये है कि भाई हमारा तो देश में हम ऐसे रहेंगे, तो देश हमारे पिताजी का है, अब्बा हुजूर का है, तो हमारा तेल, हमें क्यों नहीं मिला हमारा तेल। और शिकायतें क्या हैं? अभी पूरा हुआ कि बंगाल में बहुत क्रैकडाउन हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तमाम लोग मानवाधिकार, माइनॉरिटी, फलाना चिलाना। अबे एक तो 22 करोड़, 25 करोड़ या 40 करोड़ हो पता नहीं, तुम ससुर माइनॉरिटी काहे से हो गए? इस देश में अगर कोई माइनॉरिटी है तो वो जैन है, वो पारसी हैं, थोड़े बहुत यहूदी हैं। इसके अलावा कौन माइनॉरिटी है? और तुम तो गुंडे हो, तुम तो लुटेरे हो, तुम कहां से माइनॉरिटी हो गए? पूरे बांद्रा पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, जब हटाया गया तो अब बाप बाप कर रहे हैं कि 81 में हमें वहां प्रिया दत्त जी ने बसाया, तो फलाने बसाया, सुनील दत्त जी ने। अबे तो वो लोग कांग्रेस के थे ही, और कांग्रेस का काम क्या है? इस देश के टुकड़े करना है।
तो कहीं भी बिठा देगा। पूरे उत्तराखंड में तुमको बिठा दिया तो पूरे हिमाचल में तुमको बिठा दिया। हावड़ा स्टेशन से, बर्धमान स्टेशन से, सियालदह स्टेशन से, आसनसोल स्टेशन से जब सफाई हो रही है तो दर्द हो रहा है। एक और मजे की बात देखिए, कितना क्लियर हैं ये लोग अपनी जिहादी सोच में, और कितने बेशर्म, कितने धूर्त, कितने नालायक हैं ये लोग। एक मोहतरमा कहती हैं कि 5 मिनट अगर नमाज पढ़ ही लिया तो क्या हुआ। योगी जी क्यों ये कहते हैं कि दूसरा तरीका अपनाएंगे। 5 मिनट, हर एक शुक्रवार को उस 5 मिनट की नमाज के लिए तुम आधे घंटे पहले से पूरा रोड जाम करते हो और आधे घंटे बाद तक किए रहते हो, हर एक शुक्रवार को। मस्जिद नहीं है, मस्जिद नहीं है तो ठेका लिया है। तुम सुअर, बिल्ली, कुत्ते की तरह पैदा करते चले जाओगे। हम 5, हमारे 25। तुम अपने घर में पढ़ो, और तुम्हें साफ सफाई से तो मतलब नहीं है। जब तुम सड़क पर पढ़ सकते हो तो तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, तुमको मतलब क्या है। तुम तो गू मूत के ढेर लगे हुए हैं पटरियों पर, तुम पटरियों पर पढ़ लेते हो यार। तो तुमको सफाई से, पवित्रता से, इस सब से मतलब नहीं है। तुमको नमाज केवल और केवल इसलिए दिखानी है क्योंकि तुमको कब्जा करना है, क्योंकि तुमको अपना वजूद दिखाना है, तुमको अपनी ताकत दिखानी है कि देखो हिंदुओं, हमने इतना कर दिया है, अब तुम करके बताओ जरा हमें। ये समस्या है तुम्हारे साथ। लाउड स्पीकर पर तुम 5 बार दिन में वो अपना घटिया अजान पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की, केवल और केवल अल्लाह ही इबादत के काबिल है। क्यों? तुम्हारे अल्लाह से मुझे क्या मतलब। मैं मां सरस्वती को पूज सकता हूं, मैं विष्णु की पूजा कर सकता हूं, राम की पूजा कर सकता हूं, मैं निराकार को पूज सकता हूं, मैं वेदों को पूज सकता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी तरह मेरी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई है, तुम्हारी तरह मेरा मस्तिष्क कुंद नहीं किया गया है कि ये जो एक किताब लिखी गई वो भी किसने लिखी पता नहीं। क्योंकि जब मोहम्मद हुआ उसके 300 साल बाद कुरान लिखी गई। मोहम्मद के 300 वर्षों तक तो कुरान का पता ही नहीं था। तो ये कुरान किसने लिखी, क्यों लिखवाई, इन सब सवालों पर तुम्हारा कभी दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि तुम ज़ॉम्बीज हो, 1400 वर्ष पुराने वायरस के घेरे में बंद हो। इसलिए, और इसीलिए यहाँ के जो पक्षकार हैं, जो लोग हैं, वो एक तो मुसलमानों के मुद्दे को इस तरह करते हैं, और दूसरी तरफ वह इस बचिया पर लहालोट हो जाते हैं। एक और बचिया, कभी ये ग्रेटा थनबर्ग को हीरो बनाते हैं, कभी ये इस बचिया, जो ये फोटो एबीपी से साभार है, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। कोई हेलिंग है, ये कुछ दिनों पहले एक ग्रेटा थनबर्ग हुई थी, उसके पहले एक मलाला यूसुफजई हुई थी। दरअसल बदतमीजी को आज की दुनिया में महानता समझ लिया गया है। ये लड़की बदतमीज है और अनपढ़ है, अधकचरी है, और ठीक वही है कि विदेशों में अभी तक यूरोपियन जो नॉर्मेटिव पावर्स हैं, जो नॉर्मेटिव पावर स्ट्रक्चर है, उसमें जिस तरह बताया गया कि भाई आपको ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही चलना है, उसी तरह से ये भी बताया गया बार 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 कि हम लोगों को जो वेस्ट बता रहा है, जो उल्टी कर रहा है, ये नॉर्वे आज ज्ञान दे रहा है, और एलटीटीई का मुख्य वित्त पोषक यही था। ये नॉर्वे आज ज्ञान दे रहा है, और सारी समस्या जितनी भी मुस्लिम माइग्रेंट्स इलीगल की खड़ी की गई है, उसमें एक बड़ा योगदान इसका भी है। ये एक नोबेल प्राइज दे के खुद को बड़ा काबिल समझता है ये देश, जबकि ये देश वह है जो हमेशा उलटमासी करता है। दरअसल ये अपने चश्मे से देखते हैं तो नॉर्वे एक छोटा सा टाइनी देश है, और
नॉर्वे इतना विकसित है। तो इसीलिए, हालांकि ये ब्रीफिंग नहीं थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ब्रीफिंग थी, और यहाँ दोनों में से किसी ने नहीं, नॉर्वे के भी राष्ट्राध्यक्ष ने भारतीय पत्रकारों के जवाब नहीं दिए। तो एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन नहीं, मोदी जी भाग गए, फलाना जी भाग गए। ये राहुल विंची, ये 5 बार अपने मुंह से हग चुका है और 10 बार उसको अपनी जीभ से चाट चुका है। ये लुच्चा राहुल गांधी, ये नीच राहुल गांधी, ये कपटी शठ पामर राहुल गांधी खुद को क्या समझता है कि ये फिर से मोदी जीवा को और शाह जीवा को गद्दार बोल रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि इसको कुछ होगा नहीं, और ये फिर से जाएगा माफी मांगेगा। माफी मांगने में तो ये इसका कोई सानी नहीं है, ये तो 5 बार 10 बार माफी मांग चुका है, थूका हुआ चाट चुका है। और चलते चलते आप लोगों को एक और तस्वीर दिखाता हूं। अब इस पर कई तरह के मीम बन रहे हैं, कई तरह के कमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आप जरा इस फोटो के बीच की सहजता देखिए। क्या सहजता है, क्या एक बॉडी लैंग्वेज आप देखिए दोनों की। मेलनी भी उतनी ही सहज हैं और वो कुछ बता रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ देख रहे हैं, और ये दोनों, इसके अलावा भी बहुतेरी तस्वीरें हैं जिसमें एक दूसरे के साथ खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। ये दो राजनेताओं का कंफर्ट लेवल बताता है। और इटली के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, यूरोपियन यूनियन के साथ इटली के अभी संबंध किस दौर में हैं, इटली अपनी एक अलग राह बनाने को किस तरह से बेचैन है, और इटली किस तरह से यूरोप की पूरी राजनीति को एक नए सिरे से डिफाइन भी कर सकता है। हमेशा की तरह कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि मैं कुछ प्रश्नों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। आप अगर व्यालोकवाणी को सहयोग करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड लगा हुआ है, नंबर भी चल रहा है, आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं। कृपया इस सहयोग को बनाए रखिए। व्यालोकवाणी को आप जिस तरह पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है साहब, हमें आपकी प्रेम की वर्षा में भीगना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री।